नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आया है उसी का कवर करेंगे और यह एक रिवीजन बैच है और रिवीजन सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम से, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिला है और विशाल अनागार भी मिला है। तो ऑप्शन है आपका विशाल स्नानागार। तो ये विशाल स्नानागार यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और यह कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे पुराना सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है, जिसका खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अभी पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के किस घटना से संबंधित है। तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है, तो कपिलवस्तु के निकट नेपाल में है। ठीक है, और इनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और इनके पिता का नाम सुयोधन और माता का नाम महामाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था, जबकि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए हैं। प्रार्थना समाज में केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और ब्रह्म समाज की 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना किसने शुरू किया था। तो कहने का मतलब है कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था। तो यह गोपाल कृष्ण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह के योगदान से हुआ। और इसका गठन 1942 में हुआ था तथा इसकी कमान 1943 में सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। यहाँ डेट कर लीजिएगा, 1943 में सुभाष चंद्र बोस को डेट मतलब कमान मिली थी। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो एक अधिनियम था यह किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह हुआ था 21 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। 21 मार्च 1919 को यह रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ। तो यह 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। नेपोलियन संहिता तो यह है कि कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार और जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया। तो नेपोलियन संहिता 1804 उपयुक्त, इसमें सभी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, उसका क्या नाम था। तो जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, उसका नाम था धुरी शक्ति। ठीक है, धुरी शक्ति। तो जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर धुरी शक्ति गुट का निर्माण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्ति गुट व मित्र राष्ट्रों के गुट के मध्य हुआ था और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका था, ब्रिटेन था और रूस जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली देश शामिल थे और यह देश जीत गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था और संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो प्रस्तावना के संबंध में क्या यह न्यायविध नहीं है, स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया है, तो सही नहीं बताना है। तो प्रस्तावना में केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है, यह गलत है, बाद बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 324। संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कानूनी अधिष्ठाता किसके अधीन है। तो भारत में जो कानूनी अधिष्ठाता है यह। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राज्य विधानसभा चुनाव में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संसद जो अनुच्छेद 79 के तहत इसका गठन हुआ था, इसमें बताया गया है कि भारत में एक संसद होगा, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोनों सदन मतलब समझ गए, उच्च सदन और निम्न सदन के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। तो पंचायती राज सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। तो यह ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सभी में पंचायती राज प्रणाली नहीं है और सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी, उनका नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, ठीक है। और न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी और दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है, द हेग नीदरलैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का पृथक संविधान था। तो किस राज्य का पृथक यानी अपना एक अलग संविधान था, तो यह जम्मू कश्मीर का था और जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। पहले जम्मू कश्मीर पर भारत के संविधान अनुच्छेद 370A भी लागू थे और इसी अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु अगस्त 2019 में कार्यकारी संकल्प द्वारा अनुच्छेद रद्द कर दिया गया और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है। तो जो सूर्य की किरणें है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लेती है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और यह 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आती है। तो कुल 8 मिनट 20 सेकेंड इसका समय लगता है। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा का क्या नाम है। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा वर्तमान में यूरो हो गई है। इसकी राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है। ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें से कौन संघनन नहीं है। तो धुआं नहीं है, धुआं संघनन नहीं है। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। इसमें सूर्य और गुरुत्वाकर्षण दोनों का लगता है, लेकिन चंद्रमा नजदीक होने के कारण चंद्रमा का ही गुरुत्वाकर्षण लेता है और 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। हरियाणा पंचायत ऑफिसर या विकास और पंचायत विभाग में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा। अगला प्रश्न है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा। एशिया में सबसे तीसरा आबादी वाला बताना है, अधिक आबादी वाला देश। तो एशिया में आपका पहला तो भारत हो जाएगा आबादी वाला, दूसरा चीन हो जाएगा और तीसरा जो हो जाएगा इंडोनेशिया है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। एशिया पूरे विश्व की 60% आबादी निवास करती है एशिया में, भारत, चीन और इंडोनेशिया। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार, इसका नया नाम क्या है। तो म्यांमार इसका नया नाम है, माने म्यांमार का पुराना नाम आपको बताना है, तो यह हो जाएगा वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्मा। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेश के
चंगुल से मुक्त हुआ था और 1989 को बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा नगर है रंगून। इसकी राजधानी कहाँ है? नई पैताव है। मुद्रा क्यात है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही जोड़े का मिलान करना है। नागालैंड यहाँ एक तरफ राज है, एक तरफ उसकी राजधानी है, तो नागालैंड शिलोंग, असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला। तो ऑप्शन नंबर जो डी एक सही दिया हुआ है, बाद बाकी सभी गलत है। जबकि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक है, असम का दिसपुर है और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, ठीक है, और नागालैंड कोहिमा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा जो है ना, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है और यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश था, अब याद रखिएगा तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो किसी भी मरुस्थल क्षेत्र में मृदा अपरदन को। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अभी लगभग इसका जो जनसंख्या है 24 करोड़ के लगभग है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, कानून में ढील देना, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानांतरीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपए के नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसको छोड़कर बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकी देश में वर्ष 2000 ईस्वी में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध में पानी युद्ध हुआ था? तो पानी युद्ध किस देश में हुआ था? तो पानी युद्ध बोलीविया में हुआ था। बोलीविया के कोचाबाबा में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध में पानी युद्ध हुआ था। और कोचाबाबा बोलीविया की एक उपजाऊ घाटी में बसा हुआ शहर है, कोचाबाबा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन एक नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अनुयायी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं। यह उत्सव संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इसका शुरुआत 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विश्व के प्रसिद्ध अजंता गुफा स्थित है? तो अजंता गुफा विश्व प्रसिद्ध किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और 1983 में इसको अजंता को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाला कीट का नाम बताना है। तो ये कीट का नाम हो जाएगा कोचिनिल कीट, ठीक है, कोचिनिल कीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो पशु कोशिकाओं में कौन नहीं होता है? तो पशु कोशिकाओं में या कोशिका भित्ति नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, यह पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम जो होता है ना, यह भोजन पचाने में मदद करता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है। यह भोजन पचाने में मदद करता है एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो जो सामान्य श्वसन दर होता है 12 से 16 प्रति मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 12 से 16 श्वास प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है? तो यह होता है तिल्ली, जिसको प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन। चलिए अगला प्रश्न है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन में प्रोटेस्ट ग्रंथि हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा और शुक्राणु, यह सभी नर प्रजनन तंत्र के अंग है, ठीक है।
जबकि अंडवाहिका और गर्भाशय दोनों नाड़ी प्रजनन तंत्र में पाई जाने वाली अंग है। अगला प्रश्न है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है उसका नाम है UAA और UGA समाप्ति कोड है। यह अंतिम चरण है जिसके दौरान प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तब मलेरिया रोधी क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सिनकोना। अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो यह परागकोश में होता है। कहाँ होता है? परागकोश में होता है। अगला प्रश्न है कि लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ना, दूध से दही जमाने में विशेष भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो जो संगठन का उच्चतम स्तर होता है ना, वह जैव मंडल होता है। क्या होता है? जैव मंडल होता है। अगला प्रश्न है कि आवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो आवेग का विमीय सूत्र आपको बताना है। तो आवेग का विमीय सूत्र जो होता है ना, वह MLT इनवर्स होता है। MLT इनवर्स होता है क्योंकि आवेग इक्वल टू F गुना T होता है। तो F का MA होता है, T का सेकेंड होता है। तो MA हो जाएगा MLT इनवर्स, मैं टू इधर जाएगा तो MLT इनवर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितना आपका मील होता है? तो यह होता है 0.6214 मील के बराबर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 0.62 मील होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले सिद्धांत या पहले लॉ को जरूरत कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जबकि जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है? तो मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कंठ द्वारा होती है। ठीक है, कंठ द्वारा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कंठ द्वारा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो जो जी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान जो होता है ना, यह ऊंचाई के समान घटती है। पृथ्वी की ओर गिरती हुई अथवा पृथ्वी के ऊपर से हुई फेंकी हुई वस्तुओं की गति को गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। और गुरुत्वाधीन गति के समीकरण लिखते समय त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण लिखते हैं। इसका मान 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है, या 32.2 फीट पर सेकेंड होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऊंचाई के साथ घटता है। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वह आपका ऑप्टिकल फाइबर या कुल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? कुल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर करता है, जिसका खोज TH महिमा और नरेंद्र कापानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार के समान बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे आभासी यानी सीधा और वस्तु के आकार के समान बनता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग करते हैं, ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्पंज किस प्रकार के छिद्र से संबंधित है? तो जो स्पंज होता है ना, वह स्पंज किस प्रकार के छिद्र से संबंधित है? उसी प्रकार रबर संबंधित है। तो यह हो जाएगा प्रत्यास्थ से हो जाएगा, प्रत्यास्थ। अगला प्रश्न है कि 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? तो पहचान करना है तो गैस में जलता हुआ कागज डालकर, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, चूने के पानी में गैस को गुजार कर, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि O2, CO2 और H2 और N2 4 गैस जारों में यानी बोतल में भरी हुई है। इसकी पहचान ना तो गैस में जलते हुए कागज डालकर कर सकते हैं, नहीं ना मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर कर सकते हैं, ना ही चूने पानी से गुजार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी जल का अनुभार होता है। तो जो भारी जल होता है उसका अनुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला D2O होता है, D2O, क्योंकि यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक दूसरा समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का, तो तत्व 118 हैं, उनमें से क्लोरीन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्लोरीन का जो परमाणु त्रिज्या होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या 19 होती है और इसका परमाणु त्रिज्या 175 pm होती है। अगला प्रश्न है कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है। तो इन्वर्टर बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, जिसको थोथे का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, नीला थोथा। अगला प्रश्न है कि कांच बनने में उपयोग आने वाला प्रमुख घटक कौन सा है। कांच बनने में उपयोग आने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, तो यह आपका सिलिका है। क्या है, सिलिका है। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मुलायम होता है इसलिए, ठीक है। और प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जोड़कर षष्ठकोणीय वलय संरचना बनाते हैं, ठीक है, षष्ठकोणीय वलय बनाते हैं। याद रखिएगा ग्रेफाइट षष्ठकोणीय होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। बहुलक, तो योगात्मक बहुलक इसमें से बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। लड़का, लड़का का हो जाएगा लड़कपन। क्या हो जाएगा, लड़कपन, भाववाचक संज्ञा, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द आपको बताना है। तो यह क्या है, तो यह एक सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, यह एक सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है कि धातु किसे कहते हैं। धातु, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिखना में लिख शब्द मूल धातु है और ना एक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों में सही समास वाला शब्द पहचानना है आपको। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर का मतलब है चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है, यह एक बहुब्रीहि समास है, क्योंकि कर, कर का अर्थ नहीं होता है। कर, कर का अर्थ, कर मतलब टैक्स होता है, कर का अर्थ नहीं होता है, तो कर मतलब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म आपको जोड़ा बताना है, इसमें से कौन है। आदान, प्रदान, तो आदान का प्रदान हो जाएगा, ठीक है। आदान मतलब लेना ग्रहण करना, प्रदान मतलब देना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आदान निदान नहीं होता है, आदान प्रदान विदान नहीं होता है, आदान समाधान होता है। ऑप्शन नंबर ए आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, लोहा मानना मतलब क्या होता है, लोहा मानना मतलब प्रभाव मानना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चांद का जो मुंह होता है ना, टेढ़ा होता है, कृति के लेखक कौन है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक केदारनाथ सिंह है। कौन है, केदारनाथ सिंह है, जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश में हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो यह है नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन का उपनाम बैद्यनाथ मिश्र या नागार्जुन प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे, और नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा था। नागार्जुन प्रसिद्ध कवि और लेखक भी थे। तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या है। तालाबे स जो होता है वह तालु से इसका उच्चारण होता है, और ई चवर्ग तथा यह तालाबे स का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला प्रश्न है कि अप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग करना है। अपना ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन करें कि ही अराइव्ड ऑन 4 जुलाई, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा द 4th हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही अराइव्ड ऑन द 4th जुलाई हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक डेट के लिए द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल में ए एन और द होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाउ लॉन्ग डिड दे वांट। हाउ लॉन्ग डिड दे वांट का मतलब हो जाएगा टिल ही केम। क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग टिल ही केम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टिल अंटिल फॉर्मेशन टिल या अंटिल प्लस सब्जेक्टिव वर्ब मोर एवर क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए यहाँ टिल ही केम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द फ्रेज केम अक्रॉस मीन डैश इज द सिनोनिम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का आपको सिनोनिम बताना है, तो यहाँ हो जाएगा स्टैक्ड फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, पोलाइट मतलब विनम्र होता है, स्टैक्ड फास्ट मतलब स्थिर, ठीक है, और कंसिस्टेंट मतलब भी स्थिर होता है, फेथफुल मतलब वफादार होता है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट जानते हैं उसी तरह कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसाड्यूड। परस्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, परस्यूड का मतलब हो जाएगा डिस्यूड, क्योंकि प्रोमोट मतलब बढ़ावा देना होता है, प्रिवेट मतलब सस्ता होता है, डिजोल्व मतलब भंग करना होता है, और डिस्यूड मतलब मना करना होता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि आउट फॉर द अल्टरनेटिव चूज द विच बेस्ट कन्वेज इन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू रिमूव द स्किन ऑफ अ पोटैटो और एन ऑरेंज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पील हो जाएगा, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फ्लोइंग सेंटेंस लाइफ इज ड्रीम। तो लाइफ इज ड्रीम मतलब हो जाएगा मेटाफोर, क्या हो जाएगा, मेटाफोर। इज है तो मेटाफोर एक भाषण का एक आंकड़ा है जो दो चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डिजीज आर डैश थ्रू कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल। तो एनिमल से आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा ट्रांसमिटेड, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड। डिजीज के लिए ट्रांसमिटेड का प्रयोग करते हैं, ट्रांसमिटेड, ट्रांसफर्ड नहीं, ट्रांसमिटेड। अगला प्रश्न है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो हैपेंस टेंस का मतलब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा HAPPENS, हैपेंस टेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पेलिंग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि इट इज टाइम टू रिंग द बेल। तो इसका जो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू द रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे आपका सर यहाँ पर रीजनिंग आ गया, देख लीजिएगा इसको दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। जैसे पेंटा है, पशुवाहक है, मजदूर है, बछड़ा है। अब देखिए पेंटा, पशुवाहक, बछड़ा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा मजदूर, क्योंकि पेंटा, पशुवाहक और बछड़ा तीनों पशुओं के बच्चे को कहलाते हैं, पर मंजूर जो मजदूर होता है वह इंसान होता है या मनुष्य होता है, ठीक है। पक्षी, मछली और मुर्गी, ठीक है। अब देखिए पक्षी है, मछली है, मुर्गी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक पक्षी हो जाएगा, पक्षी में मुर्गा हो जाएगा लेकिन मछली अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका आपका ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। करें कि एक वर्ग के यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए 25, तब 25 का बढ़ाई जाती है तब 25 कितना हो जाएगा, 2 से कर दीजिए इसका, 25 दूना 50 और 50 पर 125 यानी हो जाएगा आपका 156.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ाना है, इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी 56.25 बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो इसका हो जाएगा माधुरी देवी, माधुरी देवी शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया गया था। तो किस वर्ष में प्रदान किया गया था, तो यह किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2006 से ही दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो ये आपका करेगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात करेगा। और 100वां प्रश्न देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है, आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा।